देन देखते हैं कि वेरिकोज वेन्स क्या है। देखिए वेरिकोज वेन्स जो हैं इनको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। दे आर डिफाइंड एज डायलेटेड, ठीक है, डायलेटेड टॉर्शियस सबक्यूटेनियस वेन्स जो कि फिर पैल्पेबल होती हैं, इनको हम वेरिकोज वेन्स। देखो इसको PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के निमोनिक से याद रखें आप। P से पैल्पेबल, टॉर्शियस, सबक्यूटेनियस, डायलेटेड वेन्स, ठीक है ना। और याद रखें फिर अगर मेजर करें इनको तो ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर के डायमीटर में ये होंगे, ठीक है ना। और ये किस तरह मेजर करना है, हमने इसको मेजर करना है पेशेंट को अपराइट पोजीशन पे खड़ा करने के बाद, ठीक है। ठीक है ना। तो इस केस में फिर साथ साथ में इनमें क्या होना चाहिए, विथ रिफ्लक्स। अगर आप खड़े रखें पेशेंट को ऐसे, तो इसमें आप नोट करें लेग्स में, तो इनमें आपको डिमॉन्स्ट्रेटेबल एक रिफ्लक्स आपको नज़र आना चाहिए। यानी कि रिफ्लक्स मतलब इट्स सिंपली रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है पूरी की पूरी वेरिकोज वेन्स की, ठीक है। तो उस हिसाब से PTSD यहाँ पे 2 लगा दें, 2 D हैं। एक D से क्या है, डायलेटेड वेन्स, और दूसरे D से डायमीटर जो कि ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर होना चाहिए इन अपराइट पोजीशन, ठीक है। साथ में फिर रिफ्लेक्स, ठीक है ना। और कौन सा रिफ्लेक्स, साथ में इधर R लगा दें, रिफ्लक्स नॉट रिफ्लेक्स। रिफ्लक्स मतलब रिवर्स ब्लड फ्लो, ठीक है ना, ठीक है। अगर इशियोलॉजी की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इशियोलॉजी, देखो प्राइमरी वेरिकोज वेन, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेरिकोज वेन्स हैं। प्राइमरी वेरिकोज वेन्स जो कि 95% ऑफ द टाइम्स प्राइमरी ही पेशेंट्स आते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स, और ये सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ द केसेस में होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो जो इसमें जो 95% ऑफ द केस वेरिकोज वेन्स हैं, ये प्राइमरी वेरिकोज वेन्स होती हैं, याद रखें। देखें जो इसमें रीज़न क्या होती है, इसमें होती है जो वेनस वॉल्व जो होते हैं ना वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेनस प्रेशर बढ़ जाता है, रिवर्स जो प्रेशर होता है, ठीक है, बैक प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होती हैं, वेरिकोसिटीज, वेरिकोज वेन्स होती हैं। ये वॉल्व्स कौन कौन से, सेफनो फीमोरल जंक्शन पे ये इनकम्पिटेंट हो सकती हैं, सेफनो पोप्लिटियल जंक्शन पे ये इनकम्पिटेंट हो सकते हैं, और परफोरेटर्स इनकम्पिटेंट हो सकते हैं। तो इन लेवल्स पे इनकम्पिटेंसी हो तो क्या हो सकता है, जो प्रेशर जो होता है ना वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से वेरिकोज वेन्स आती हैं, ठीक है ना। फिर जो सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ द केसेस होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी वेनस प्रेशर बढ़ता है जिस तरह प्राइमरी में बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे वेनस प्रेशर बढ़ने की वजह जो परफोरेटर्स या फेफनोफेमोरल जंक्शन पे जो या सेफनोपोप्लिटल जंक्शन पे की इनकम्पिटेंसी नहीं होती, बल्कि इसमें होती है ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो की वजह से। देखो एक पाइप है, ठीक है, पाइप में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, फ्लो आ रहा है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा, तो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ तो वो मसला तो करेगा ना, अगर प्रेशर बिल्डअप होगा तो। यही केस सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स में होता है, और इसमें क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, किसकी वजह से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसी तरह आर्टीरियो वेनस मेलफॉर्मेशंस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसी तरह पेल्विक और एब्डोमिनल मास इंक्रीज प्रेशर ऑन वेन्स की वजह से ये हो सकती है, ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेल्विक और एब्डोमिनल मास, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये मास जो है पेल्विक और एब्डोमिनल मास, ये सराउंडिंग आर्टरीज या वेसल्स पे जब प्रेशर लगाएगा तो बैक फ्लो बढ़ जाएगा ना, तो ये भी एक कॉज होती है सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स की, ठीक है। इसी तरह जो एसोसिएटेड फैक्टर्स की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री हो गई, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी भी तो एक पेल्विक और एब्डोमिनल मास टाइप ही होता है ना, ये हो गई। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, ऑक्यूपेशन हो गई, ठीक है ना, ऑक्यूपेशंस फॉर एग्जांपल सर्जन्स
लॉन्ग स्टैंडिंग में जो सर्जन्स जो होते हैं उनमें वो अक्सर होती है ये, ठीक है ना। हेवी लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, क्लोथिंग अजीब सा पहन के, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो तो भी वो होती है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये देखो डीवीटी, सॉरी नॉट डीवीटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज वेरिकोज वेंस करा सकता है। याद रखो, लैक ऑफ एक्सरसाइज वेरिकोज वेंस करा सकता है। इसीलिए आजकल ज़्यादा बैठ के मेरी जो, जब मैं उसमें वॉक करता हूँ तो जो लेग्स में क्रैम्प्स आ जाती हैं, शायद इसकी वजह लैक ऑफ एक्सरसाइज ही है, ठीक है। ठीक है ना। देखो जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो क्रोनिक वेनस डिसऑर्डर CVDs, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनिक वेनस डिसऑर्डर्स जो है, ये अगर इनकी क्लासिफिकेशन की का नाम लिया जाए तो जो CF क्लासिफिकेशन एक अच्छी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखें इसमें क्लिनिकल, इशियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स इसमें हम शामिल कर लेते हैं इस क्लासिफिकेशन में, इसीलिए इसको CF क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनिक वेनस डिसऑर्डर्स देखते हैं, ठीक है। तो इनकी बात की जाए, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर सी 0 है तो नो विजिबल और पैल्पेबल साइन ऑफ वेनस डिजीज़, क्लिनिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। C0 इज़ नो विजिबल और पैल्पेबल साइन ऑफ वेनस डिजीज़। इसी तरह फिर C1, ठीक है ना। C1 इसमें क्या है, रेटिकुलर और थ्रेडिड वेन्स, इसमें क्या होती हैं, या तो रेटिकुलर होती हैं या तो थ्रेडिड वेन्स अगर हमें नज़र आएँ, यानी कि रेटिकुलर वेन्स 1 to 3 मिलीमीटर ऑफ डायमीटर और थ्रेडिड वेन्स अगर लेस देन 1 मिलीमीटर डायमीटर हो तो ठीक है ना, हम उसको थ्रेडिड वेन्स देखें। अगर रेटिकुलर वेन्स हों और थ्रेडिड वेन्स हों तो हम इसको C1 के तौर पे क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, फिर वेरिकोज वेन्स यानी कि ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर अगर आ जाता है, याद है कि रेटिकुलर वेन्स कहते हैं 3 मिलीमीटर से कम, वेरिकोज वेन्स कहते हैं हम 3 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो ठीक है ना। तो ये C2 जो है वो वेरिकोज वेन्स हैं, ठीक है। फिर C3 को आप ऐसे याद रखें, 3 एडीमा, ठीक है ना। एडीमा हो तो 3C3 और C4 क्या है, C4 मतलब स्किन चेंजेस। C4 हम छोड़ते हैं जब, ठीक है ना, तो क्या होता है, ठीक है ना, स्किन चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। उसमें फिर पिगमेंटेशन, जब C4 करते हैं तो पिगमेंटेशन, ठीक है, साथ साथ एडीमा और लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। तो PL याद रखें, पिगमेंटेशन, एडीमा, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इस उसको C4, ठीक है। अच्छा, ठीक है। फुट अल्सर्स के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने जब क्या किया था इसका, लास्ट टाइम हमने एक की थी, उस पेशेंट का नाम भी एहसान ही था, ठीक है ना। उसकी हमने क्या की थी, उसकी हमने की थी स्ट्रिपिंग एंड लाइगेशन। तो उसमें हमने देखा था कि उसमें लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस हुआ पड़ा है, ठीक है। ठीक है। देखिए ये अब ये पिगमेंटेशन क्यों होती है, ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है ना, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, वैसे बोलेंगे कि पिगमेंटेड एडिमेटस लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोटिक एक्टिव अल्सर। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट अल्सर के साथ आया है, वेरिकोज वेन्स वाला एक्टिव अल्सर के साथ आया है, तो ये मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ वेरिकोज वेन्स अल्सर कहाँ होती है, गेटर्स एरिया, ठीक है, गेटर्स एरिया में होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कि ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो था C4 जिसमें स्किन चेंजेस हैं, ठीक है। C3 एडिमा, C2 वेरिकोज वेन्स। अब C5 स्किन चेंजेस प्लस हील्ड अल्सरेशन हो तो हम उसको क्या कहते हैं, C5 क्या है, C5 क्या है, CF क्लासिफिकेशन की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की C5, ठीक है, स्टेजिंग, ठीक है, C5 क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, C6 स्किन चेंजेस एज इन C4 विद
एक्टिव अल्सर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, C6 कहते हैं, याद रखें। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि CF की क्लासिफिकेशन। ठीक है, CF की क्लासिफिकेशन की पूरी नहीं पढ़ी, उसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, इशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए इधर आ जाए। ठीक है, इधर आ जाए और EC हम उसको कहेंगे अगर कंजेनिटल हो। ठीक है, EP मतलब प्राइमरी, ES सेकेंडरी और EN नो वेनस कॉज अगर है तो EN बोलेंगे। ठीक है ना, अगर हमें कोई नो वेनस कॉज अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रही, इफ़ देर इज़ नो वेनस कॉज आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो इशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है ना, तो वो हो गया। हमने C पढ़ा, E पढ़ा, अब हम A पढ़ेंगे। ठीक है ना, A से एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। आप देख रहे हैं कि अगर एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन A है तो फिर हम AS AA इस तरह यूज़ करते हैं। अगर हम C से एशियोलॉजिकल है फॉर एग्जांपल तो E से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्लिनिकल है तो हम C से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन AS सुपरफिशियल वेन्स। ठीक है ना, AP परफोरेटर वेन्स। ठीक है, AD डीप वेन्स। अगर AN नो वेनस लोकेशन आइडेंटिफाइड, अगर ऑन लोकेशन नहीं है तो फिर हम ON। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए पैथोफिजियोलॉजिकल। डेफिनेटली यहाँ पे हम PP से करेंगे, PR रिफ्लक्स। ठीक है, इसी तरह PO ऑब्स्ट्रक्शन, PR रिफ्लक्स, PO ऑब्स्ट्रक्शन, PR कॉमा O रिफ्लक्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि बोथ। ठीक है ना, इसी तरह PN नो वेनस पैथोफिजियोलॉजी PN। ठीक है, तो यहाँ पे A और P में आप देखें यहाँ पे NN भी आ रहा है। ठीक है ना, NN भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, देखिए कि आपको हमने पूरी क्लासिफिकेशन बताई, उसमें हमने क्या बताया, हमने C कंपोनेंट बताया, E कंपोनेंट बताया, A एनाटॉमी और P फॉर पैथोफिजियोलॉजी। लेकिन याद रखें सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़। ठीक है, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ को ठीक है ना क्लासिफाई करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल कंपोनेंट जो है C पार्ट जिसको हम बोलते हैं CEAP का सिर्फ और सिर्फ C पार्ट इज़ यूज्ड। ठीक है ना, ठीक है ना, तो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस only C part of the classification is used to describe the severity of the disease, ये लिखा है बुक में। ठीक है, ठीक है ना, अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द वेरिकोज वेन्स। ठीक है ना, ठीक है, अगर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द वेरिकोज वेन्स की बात की जाए तो दे आर ड्यू टू, या तो ये इनके सिम्टम्स की वजह से होते हैं या तो फिर ये इनके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होते हैं। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं वेरिकोज वेन्स की, वेरिकोज वेन्स की सिम्टम्स होती हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो सिम्टम देखो एकिंग होती है लेग्स में। कैसी एकिंग होती है, डल सी हैवीनेस होती है और फुलनेस होती है। ये तो आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया है डॉक्टर साहब। ठीक है ना, तो सही है, तो डल हैवीनेस होती है और फुलनेस होती है वो जो कि रिलीफ होती है अगर टांग आप उठा के रखें तो इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है ना, और नेक्स्ट है अनसाइटली अपीयरेंस। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है इचिंग हो सकती है उस जगह में, थ्रोबिंग हो सकती है। ठीक है ना, स्वेलिंग ऑफ एंकल और लेग हो सकती है। अच्छा, स्वेलिंग ऑफ एंकल और लेग हो सकती है। रेटिकुलर एंड थ्रेडेड वेन्स, वही वाली बात है। ठीक है ना, रेटिकुलर एंड थ्रेडेड वेन्स ये भी सिम्टम्स में लिखा है। रेटिकुलर में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि रेटिकुलर 1 से 3 थ्रेटिकुलर। ठीक है, अगर मिलीमीटर हो, और अगर हम थ्रेडिड में हमने क्या कहा था, ठीक है, थ्रेडिड में हमने कहा था कि 1 मिलीमीटर से कम। ठीक है, 1 थ्रेडिड एक डिट से भी कम। ठीक है, रेटिकुलर थ्रेटिकुलर। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर एट्रोपे ब्लांचे क्या होता है, देखें लोकलाइज्ड वाइट एट्रोफिक स्किन। ठीक है ना, लोकलाइज्ड वाइट एट्रोफिक स्किन, लोकलाइज्ड
एट्रोफिक वाइट स्किन, लॉ स्किन को हम क्या कहते हैं, एट्रोपे ब्लैंचे। ये जो स्किन होती है, ये निमोनिक याद रखें, लॉ स्किन, लोकलाइज एट्रोफिक वाइट स्किन सराउंडेड बाय डायलेटेड कैपिलरीज एंड ऑल्सो देर इज़ हाइपर पिगमेंटेशन भी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एट्रोफे ब्लैंचे कहते हैं। अगेन एट्रोफे ब्लैंचे क्या होती है, लॉ स्किन, लोकलाइज्ड एट्रोफिक वाइट स्किन सराउंडेड बाय डायलेटेड कैपिलरीज एंड हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, अच्छा याद रखें ये अल्सर नहीं है, ठीक है, दिस इज लॉ स्किन होती है, ठीक है ना, याद रखें दिस लॉ स्किन इज यूजुअली सीन इन अराउंड एंकल, याद रखें ये अराउंड एंकल आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ वेरिकोज वेन्स, ठीक है ना। और हमने कहा था कि ये मोस्टली दीज आर ड्यू टू सिम्टम्स, हमने इस पढ़े इनके सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, या फिर कॉम्प्लिकेशंस। तो हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास बस पहले, ठीक है, ब्लीडिंग, अल्सरेशन एक कॉम्प्लिकेशन होती है वेरिकोज वेन की, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, ये भी कॉम्प्लिकेशन होती है वेरिकोज वेन्स की। और नंबर 4 पिगमेंटेशन, वही वाली बात है, डिपॉजिट्स ऑफ हेमोसाइड्रिन ड्यू टू आरबीसी एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ आरबीसी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखो ब्लड प्रेशर की वजह से पीछे पीछे आगे आरबीसी वेन से बाहर आ जाती हैं, ठीक है ना, इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, वहाँ पे फिर इसको वो सारे बातें, ठीक है, हमने क्या कहा था, वो सारी बातें जिसमें हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, हीमोग्लोबिन हीम फिर आयरन और पोरफायरिन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिर इसकी हीमोलिसिस होती है, तो ये जो चीज़ें हैं ये केमिकल्स निकलते हैं ब्रेक डाउन के बाद, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। फिर पी से फिर एक्जिमा, ठीक है, एक्जिमा हो सकता है, और लाइपोडर्मेटोसिक्लेरोसिस, ठीक है ना, लाइपोडर्मेटोसिक्लेरोसिस, ठीक है, डिफ्यूज्ड फाइब्रोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू कराती है, जो जब एक बार लाइपोडर्मेटोसिक्लेरोसिस हो जाती है ना, ठीक है ना, ये आगे क्या कराती है, डिफ्यूज फाइब्रोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। या फिर अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें तो डिफ्यूज फाइब्रोसिस ऑफ जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इसी को ही हम एलडीएस बोलते हैं, लाइपोडर्मेटोसिक्लेरोसिस। इसीलिए तो आपने अगर इंसिजन लगाया हो उस जगह में वेरिकोज वेन्स में जहाँ पे लाइपोडर्मेटोसिक्लेरोसिस बहुत ही हार्डनिंग होती है, वो टिश्यू हार्ड होता है, दैट इज़ नॉट लाइक नॉर्मल टिश्यू, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए इसको क्यों हार्ड होता है, उधर डिफ्यूज फाइब्रोसिस होती है, किसकी होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू की, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है वेरिकोज वेन्स की, बस पेल, ठीक है। अगेन रिमेंबर, आंखें बंद करके, ब्लीडिंग, अल्सरेशन, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, पिगमेंटेशन, एडिमा, एक्जिमा और लाइपोडर्मेटोसिक्लेरोसिस, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये क्लिनिकल फीचर्स हैं बेसिकली किसकी, वेरिकोज वेन्स की, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अब देखें कि वेरिकोज वेन्स की डायग्नोसिस आप बनाएंगे कैसे, ठीक है, वेरिकोज वेन्स की डायग्नोसिस बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आप एक हिस्ट्री, अच्छी सी हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। हिस्ट्री के में क्या क्या पूछेंगे, आप टॉट पूछेंगे, कोई ट्रामा की हिस्ट्री पूछेंगे, अच्छा ऑक्यूपेशन पूछेंगे, और डीवीटी की हिस्ट्री पूछेंगे प्रीवियस, ठीक है। अच्छा, और अगर नहीं भी है तो इस ऑन गोइंग डीवीटी की आप एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है ना। एग्जामिनेशन तो हिस्ट्री में थोड़ी किया जाता है, बस पूछ लेंगे, ठीक है। इसी तरह एग्जामिन करेंगे, फिर हिस्ट्री लेने के बाद एग्जामिन करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन में इवेलुएट करेंगे परफोरेटर्स के लिए, ठीक है ना, एवेलुएशन ऑफ परफोरेटर्स। इसमें आप क्या क्या देखेंगे, ट्रेंडेलनबर्ग टेस्ट देखेंगे, इसी तरह टोर्निक्वेट टेस्ट देखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, दो चीज़ें, नंबर 1 इवेल्युएशन ऑफ परफोरेटर्स, और ऑन एग्जामिनेशन में नंबर 1 इवेल्युएशन ऑफ परफोरेटर्स करेंगे, और उसके बाद एवेल्युएशन ऑफ पेटेंसी ऑफ डीप वेन्स करेंगे। ये दो चीज़ें हैं, इनका मैं अभी आपको चार्ट बताता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन में क्या क्या है मैंने आपको बताया, या एग्जामिनेशन में दो चीज़ें इवेल्युएट करेंगे, एक तो परफोरेटर्स को इवेल्युएट करेंगे, दूसरा आप करेंगे डीप वेन्स की पेटेंसी को इवेल्युएट करेंगे। डीप वेन्स की पेटेंसी को इवेल्युएट करने के लिए आप जो टेस्ट करेंगे ना क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, वो पार्थीस टेस्ट कहलाएगा। और इवेल्यूशन ऑफ परफोरेटर्स के लिए आप दो
दो टेस्ट करेंगे, ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट करेंगे और टोर्निक्वेट टेस्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये टेस्ट हैं क्या, ये हम बाद में देख लेंगे, सही है ना। ये हमारी इसमें हम देख लेंगे, ठीक है ना। याद रखें इन टेस्ट का जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ना वो डाउटफुल है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इनकी, डाउटफुल है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि देखें कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें कि अगर आप ऑन एग्ज़ामिनेशन करते हैं पेशेंट के, एग्ज़ामिनेशन को मैं इस तरह लिखता हूँ ऑन एग्ज़ामिनेशन बजाय इसके, ठीक है ना। तो ऑन एग्ज़ामिनेशन इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन करते हैं साथ साथ आप हेल्प लेते हैं डॉपलर की, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन करते हैं साथ साथ आप हेल्प लेते हैं किसकी, हैंड हेल्ड एंड डॉपलर एग्ज़ामिनेशन की। इसके साथ भी, हालांकि दोनों के साथ भी हम मिस करते हैं, क्या मिस करते हैं, तकरीबन 30% ऑफ द इम्पोर्टेंट कनेक्शंस बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स, ये हम मिस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, 30% इन्फॉर्मेशन मिस करते हैं, प्लस अदर इम्पोर्टेंट इन्फो भी हम मिस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इमेजिंग हम इस्तेमाल करें। तो ये मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ। अगर ऑन एग्ज़ामिनेशन डॉपलर और एग्ज़ामिनेशन और डॉपलर को मिक्स करें और डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को कंपेयर करें, इन दोनों के एडिटिव इफ़ेक्ट में, ठीक है ना, इतना वो सही है नहीं है जितना अकेले डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी का फ़ायदा है, ठीक है ना। तो डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी इमेजिंग ज़्यादा कारआमद है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने देखा शुरू में कि हमने हिस्ट्री देखी, ठीक है, हमने हिस्ट्री देखी, हमने एग्ज़ामिनेशन देखी। तो अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशंस देखें कि सबसे पहले डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है ना। डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ये मेन स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वेरिकोस वेंस के लिए। याद रखें मेन स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वेरिकोस वेंस के लिए। इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, देखिए इसमें हम वेस्कुलर एनाटॉमी देख सकते हैं और इसके बाद हम इसमें क्या देख सकते हैं, हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो देख सकते हैं। कैसे करते हैं ये डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है ना। कैसे करते हैं कि इसमें हम हाई रिजोल्यूशन बी मोड, ठीक है ना, याद रखें हम इसमें बी मोड अल्ट्रासाउंड इमेज यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसमें बी मोड अल्ट्रासाउंड इमेज यूज़ करते हैं, हाई रिजोल्यूशन इन कॉम्बिनेशन विद कॉम्बो। इसको कॉम्बो करते हैं किसके साथ, डॉपलर अल्ट्रासाउंड के साथ, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इससे हमें क्या मिलता है, इमेज ऑफ द वेन इमेज हमें मिलता है। और इसमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है फ्लो जो है ब्लड फ्लो जो होता है ये भी हमें नज़र आता है, ठीक है ना। अब एम क्या होता है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड का, डूस का, इसको मैं डूस बोलता हूँ, ठीक है। इसका एम क्या होता है, इसमें एम ये होता है कि हम देख सकें कि विच सेफनेस जंक्शंस आर इनकम्पिटेंट, ठीक है ना। सेफनेस जंक्शंस जो हैं, फॉर एग्जांपल सेफनोपोप्लिटल जंक्शन इनकम्पिटेंट है या सेफनोफीमोरल जंक्शन इनकम्पिटेंट है, तो ये हम देखते हैं। और इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना, इनकम्पिटेंट कौन से हैं और जो इनकम्पिटेंट है उनकी लोकेशन क्या है, ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं डुप्लेक्स अल्ट्रासोनो के ज़रिए। इसी तरह एक्सटेंट ऑफ द रिफ्लक्स इन द सेफनेस वेन्स हम देख सकते हैं, और न सिर्फ एक्सटेंट ऑफ द रिफ्लेक्स देख सकते हैं बल्कि उनकी डायमीटर्स भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपके पास आती है तो आपने उसमें देखना होता है कि सेफनोपोप्लिटियल जंक्शन के बारे में कमेंट, सेफनोफीमोरल जंक्शन के बारे में कमेंट, परफोरेटर्स के बारे में वहाँ पे कमेंट्स होते तो हैं, लेकिन देखो ये एक आम डॉक्टर भी कमेंट कर सकता है सेफनोफीमोरल जंक्शन, सेफनोपोप्लिटियल जंक्शन, परफोरेटर्स के बारे में, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रिफ्लक्स क्या है, ये एक खास जो
गुड जो सोनोग्राफर्स होते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिफ्लेक्स इन द सेफनस वेन्स प्लस उनका जो डायमीटर, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि ये मोस्ट ऑफ द, ठीक है ना, जो अल्ट्रासाउंड्स जो हम कराते हैं उसमें ये डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट है इनकम्पिटेंट है ये बताना आता है उनको, ठीक है। इसी तरह फिर अगला क्या फ़ायदा है डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी का, इसमें हम नंबर, डायमीटर एंड लोकेशन ऑफ इनकम्पिटेंट परफोरेटर्स या फिर इनकम्पिटेंट परफोरेटिंग वेन्स का भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है ना, तो ये जो देखो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड्स में ये भी होता है कि देखिए नंबर नहीं बताते, ठीक है, डायमीटर नहीं बताते, लोकेशन मार्क करवाते हैं, खैर लोकेशन बताते हैं, ठीक है। तो इनकम्पिटेंट परफोरेटर्स की ठीक है ना, ये नंबर, डायमीटर और लोकेशन। और हम जब वेरिकोस वेन्स करते होते हैं तो स्पेशली हम दोबारा पेशेंट को भेजते हैं कि मार्क करवा लो, क्या मार्क करवा लो, मार्क द नंबर, लोकेशन एंड डायमीटर। इसमें भी वो डायमीटर नहीं बताते, सिर्फ मार्क करते हैं 1 2 3 करके, 3 4 परफोरेटर्स, ठीक है। इसी तरह अदर रिलेवेंट वेन्स, डूस के और फ़ायदे क्या हैं इसमें, अदर रिलेवेंट वेन्स भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द सोर्स ऑफ ऑल सुपरफिशियल वेराइसिस इफ़ नॉट फ्रॉम सेफनस सिस्टम, ठीक है। देखो डूस का एक फ़ायदा ये भी है, डूस मतलब डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम सोर्स ऑफ ऑल सुपरफिशियल वेराइसिस, जितने भी सुपरफिशियल वेराइसिस हैं उनके सोर्स को हम क्या कहते हैं, उनके सोर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि वेराइसिस जो है सेफनस के अलावा भी यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह फिर नेक्स्ट फ़ायदा जो है एविडेंस ऑफ प्रीवियस डीवीटी, ठीक है ना, एविडेंस ऑफ प्रीवियस डीवीटी भी पता या अंदाज़ा करें डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी कितनी फ़ायदे की चीज़ है। कोई पेशेंट है उसकी एविडेंस ऑफ प्रीवियस डीवीटी का इवेंट जो है वो भी हम पता लगा सकते हैं डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी से, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हैं डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी के, याद रखें 1 2 3 4 5 और 6 फ़ायदे। छठा फ़ायदा देखो एविडेंस ऑफ प्रीवियस डीवीटी भी हमें पता लग जाता है डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी से, ठीक है ना। देखें कि जो हम डायमीटर मेजर करते हैं डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी से और रिफ्लक्स मेजर करते हैं रिफ्लक्स ऑफ ब्लड रिफ्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी से, ये जो है ये ठीक है ना, ये हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन पे कर लेना चाहिए, ठीक है ना। ये स्टैंडिंग पोजीशन, किसी दिन आप अगर आप किसी पेशेंट को जो वेरिकोस वेन के साथ हो उसकी डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए आप भेज दें, ठीक है ना, तो ठीक है, तो उसमें आप एक किसी पेशेंट के साथ जाएं ना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो आपको पता चलेगा वो कैसे ये डुप्लेक्स करते हैं, ठीक है। वेनस रिफ्लेक्स जो है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, वेनस रिफ्लेक्स इज डिफाइंड एज रेट्रोग्रेड फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, डेफिनेटली रेट्रोग्रेड फ्लो लास्टिंग फॉर मोर देन 0.5 सेकेंड्स। इसमें 0.5 सेकेंड्स से 0.5 है, याद रखें 0.5, दिस इज़ 0.5, ये 5 नहीं है, ये 0.5 है, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड, अब सवाल ये है कि 0.5 तक कैसे मेजर करेगा, क्या ये 5 तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो ये देख लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, तो रिमेंबर डुप्लेक्स स्कैनिंग की मौजूदगी में किसी और टेस्ट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है वेरिकोस वेन्स की डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वेनोग्राफी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि डायग्नोसिस ऑफ वेरिकोस वेन्स, इसमें हमने हिस्ट्री देखी, एग्जामिनेशन देखी, तो इन्वेस्टिगेशंस हम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस पे हम डॉपलर डुप्लेक्स हमने देख लिया, ठीक है ना। और अब हम पढ़ते हैं वेनोग्राफी, ठीक है ना। वेनोग्राफी देखो, वेनोग्राफी में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कंट्रास्ट डालते हैं, ठीक है ना, कंट्रास्ट डालते हैं आईवी
कहाँ, इन द सुपरफिशियल वेन्स। देन हम क्या करते हैं, एक्सरेज लेते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट डालते हैं सुपरफिशियल वेन्स में और हम एक्सरेज देखते हैं। अब इससे हम क्या फ़ायदा मिलता है, इस मैपिंग ऑफ द वेन्स हो जाती है इससे, ठीक है ना, वेनोग्राफी से डिटेल्ड मैपिंग ऑफ द वेराइसिस होती है टू देयर टर्मिनेशन। तो यानी कि वेराइसिस की, नॉट वेन्स है ये, वेराइसिस की मैपिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद असेंडिंग जो होता है ना, आईवी वेनोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। असेंडिंग आईवी वेनोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी, ठीक है ना, ये जो हैं ये यूज़फुल होते हैं। कब यूज़फुल होते हैं ये, तब जब लोअर लिम्ब वेरिकोसिटीज़ जो हैं दे अपीयर टू अराइज फ्रॉम पेल्विक वेन इनकम्पिटेंस, ठीक है, ठीक है ना। तो पेल्विक कौन सी वेन, पेल्विक वेन्स वही हैं, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक, कॉमन इलियक है, ठीक है। तो इस तरह की, ठीक है ना। तो यानी कि इन पेल्विक वेन्स की इनकॉम्पिटेंस की वजह से जो वेरिकोसिटीज आने की सूरत में हमारी असेंडिंग आईवी वेनोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी, ये दे आर यूज़फुल, ठीक है। ठीक है, अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे वेरिकोस वेन्स की। सबसे पहले आप थोरो असेसमेंट करेंगे। थोरो असेसमेंट इज़ ज़रूर आपने करनी है। थोरो असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड बिफोर एम्बार्किंग ऑन एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। हिस्ट्री आप देखिए, ठीक है, हिस्ट्री अगर लोअर लिम्ब वेनस थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, हिस्ट्री में आपने ये देखना है। देखो, अगर लोअर लिम्ब में डीवीटी है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है फॉर एग्जांपल, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुई है तो डीप वेन्स ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना। अब डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस है, डीप वेन ख़त्म हो गई है, हो सकता है कि ये जो वेरिकोज जो वेन्स है ये वाहिद सोर्स हो लोअर लिम्ब से ब्लड ऊपर ले जाने का। ऐसी सूरत में आपने कभी भी सुपरफिशियल वेन्स को रिमूव नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। अगेन, ऐसी सुपरफिशियल वेराइसिस जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हैं, तो ये जो वेराइसिस ये जो सुपरफिशियल वेन हो सकता है कि ये वाहिद रूट हो, ठीक है ना, किसके लिए, ब्लड के लिए, जो कि कहाँ से आ रहा है, लोअर लिम्ब से, पाँव से, लिम्ब से, लेग से जा रहा, ठीक है। तो हो सकता है ये वाहिद रूट हो, इसलिए हम वी विल नेवर रिमूव देम दीज सुपरफिशियल वेराइसिस, ठीक है। कब तक देखेंगे हम, तब तक जब तक पता ना चले कि डीप वेन्स पेटेंट हैं कि नहीं है, ठीक है। तो हमने पहले देखना है कि यार डीवीटी हुई थी इस पेशेंट को, तो डीप वेन्स पेटेंट है कि नहीं है। अगर पेटेंट है तो हम सुपरफिशियल वेन्स निकाल सकते हैं। अगर डीप वेन्स पेटेंट नहीं है तो हम सुपरफिशियल वेन्स कभी भी नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाहिद सोर्स है किसका, लोअर लिम्ब की ड्रेनेज का, ठीक है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखिए मैनेजमेंट ऑप्शंस हमारे पास, वेरिकोज वेन्स की मैनेजमेंट ऑप्शंस हम देखते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स। फिर इसमें हमने एक पॉइंट आपको बताया, ठीक है। अब तो ऑप्शंस देखते हैं। अभी अगर देखो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो तो ठीक है, क्या होगा, अच्छा, और फिर अगर जो पेशेंट जो है, ठीक है ना, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं इनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, रीएश्योरेंस चाहिए होता है, और इनको क्या चाहिए होता है, इनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है, रीएश्योरेंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। देखो ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एक टर्म है GCS, ठीक है ना, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ठीक है। ये क्या होती हैं, ठीक है ना, ये ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ये प्रेशर हमने लगाना है, ठीक है, लेग की वेंस पे, सुपरफिशियल वेंस पे प्रेशर लगाना है। ये हमारे पास होती हैं दो तरह की, एक नी लेंथ होती है और एक होती है थाई लेंथ, ठीक है ना, ये आपने बताना है, ठीक है, नी लेंथ और थाई लेंथ, ठीक है। इट कॉजेस, यानी कि ये कंप्रेशन स्टॉकिंग कॉजेस ग्रेजुएटेड एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना, ये प्रेशर फिर इट रिलीव्स द सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली, ये याद रखें, सही है। तो ये आप इस बात का अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हैं। देखिए
लास्ट टाइम जब लेग में पेन हुआ तो आई एम अ सर्जन, ठीक है, तो ज़्यादा वार्ड में राउंड्स और ओटी लिस्ट में, ठीक है ना, ऑपरेशन टेबल में ऑपरेट करते हुए जब मेरी लेग्स में दर्द होने लगा थोड़ा थोड़ा, तो मैंने फिर लंबी जो सॉक्स नहीं, सिंपल सॉक्स वो पहननी शुरू की, तो उसमें पेन रिलीफ हुआ था, ठीक है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं, फिर आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनेंगे तो कितना रिलीफ होगा पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, अब जो डिग्री ऑफ जो कंप्रेशन जो है, ठीक है ना, याद रखें जो डिग्री ऑफ मतलब कौन सी नी लेंथ थाई लेंथ, ये आपको कैसे सेलेक्ट करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स एंड कंप्लायंस, ठीक है ना। तो ये आपने देखना है कि सिलेक्शन कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं, इसमें नी लेंथ है, आपके पास थाई लेंथ है, आप पेशेंट आ रहा है आपको, आप क्या देंगे उसको, तो इसकी बेस पे, सिम्टम्स की बेस पे और कंप्लायंस की बेस पे आपने सेलेक्ट करने। याद रखो एक और बात याद रखो कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स डिजीज़ प्रोसेस को रोकती हैं कि नहीं। अलबत्ता हमारे पास ये सबूत ज़रूर है कि ये जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं ये सिम्टम्स को रिलीव ज़रूर करती हैं, ठीक है, पेशेंट को आराम ज़रूर देती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हो गई है, ठीक है ना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि इनको जीसीएस, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। दूसरी ट्रीटमेंट हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, हम मैनेजमेंट ऑप्शंस पढ़ रहे हैं वेरिकोज वेन्स की। पहली हमने पढ़ी जीसीएस, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के बारे में थोड़ी सी। अब हम पढ़ते हैं ईवीटी। ईवीटी क्या है, एंडोवेनस थेरेपी, ठीक है। ईवीटी इज़ एंडोवेनस थेरेपी। एक होती है ई वार, याद है, एक होती थी ई वार जिसको मैं क्या बोलता था, एक बोलता था ई वार बोलता था, ठीक है। ये क्या है, एंडो ठीक है, ये है एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर, ठीक है ना। और एक है हमारे पास ईवीटी, ठीक है, एंडोवेनस थेरेपी। एंडोवेनस थेरेपी में हम क्या करते हैं, वेरियस जो एंडोवेनस टेक्निक्स हम इसमें हैं, कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल नवो अल्ट्रासाउंड गाइडेड फोम स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है। इसी तरह एंडोवेनस लेज़र एब्लेशन, ईवला, ठीक है ना, ईवला है एक, ईवला एंडोवेस्कुलर लेज़र एब्लेशन। अच्छा, इसके बाद आरएफए है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो जिसमें एंडोवेनस थेरेपी में आते हैं। देखो एंडोवेनस थेरेपी के अंदर 3 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। कौन कौन से प्रोसीजर्स, अल्ट्रासाउंड गाइडेड फोम स्क्लेरोथेरेपी, एंडोवेस्कुलर लेज़र एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो देखो मैनेजमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा वेरिकोज वेन्स की मैनेजमेंट में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दे दें और उसको रीएश्योर करवा लें, ठीक है। फिर दूसरी हमने इलाज देखा उसका कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का, जिसको हमने जीसीएस कहा था, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। फिर तीसरा है हमारे पास एंडोवेनस थेरेपी के अंदर RUE, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड फोम स्क्लेरोथेरेपी है, और उसके बाद ईवला में क्या आता है, एंडोवेनस लेज़र एब्लेशन, ठीक है ना। ये हो गए। फिर हमारे पास नंबर चौथे पे सर्जरी आती है, ठीक है ना। सर्जरी में मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। सर्जरी में क्या है, सेफेनोफेमोरल जंक्शन लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग, परफोरेटर लाइगेशन है, और क्या है, फिर फ्लेबेक्टमी है, फ्लेबेक्टमी। तो ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था थोड़ा सा डिटेल, इसमें थोड़ी रोशनी डाली थी, इनमें हमने रोशनी नहीं डाली। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या देखते हैं, ठीक है ना, ईवीटी देखते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ईवीटी के अंदर अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्या है, फोम स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एक सिक्लोरोजिंग एजेंट को इंजेक्ट करते हैं। कहाँ इंजेक्ट करते हैं, डेफिनेटली हम सुपरफिशियल वेन्स में, ठीक है। ये एजेंट कौन सा है, TDS है, ये TDS, ठीक है ना, टेट्राडिकॉइल सोडियम, TDS सोडियम टेट्राडिकॉइल सल्फेट है, जो ये वही तो नहीं है, देखें ये वही है जो हम हेमोरॉइड्स में इंजेक्ट करते हैं, ग्रेड 2 हेमोरॉइड्स में हम जो देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम इंजेक्ट करते हैं, ये एक स्क्लेरोजिंग एजेंट है, ठीक है, एक स्क्लेरोजिंग एजेंट है, और ये हम देते हैं
कहाँ देते हैं, मैंने बताया आईवी देते हैं सुपरफिशियल वेन्स में। ये फिर क्या करता है, अंडर सोनो गाइडेंस देते हैं, और फिर ये अंदर जाके क्या करता है, ये इंजेक्शन करता क्या है, डिस्ट्रॉयज। ठीक है, क्या डिस्ट्रॉय करता है, ये वेन की जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है वो वेन के एंडोथेलियल सेल्स की उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, फाइब्रोसिस एंड ओब्लिट्रेशन हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी। ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है वेरिकोज वेन्स के लिए, लेकिन याद रखें इट इम्प्रूव्स वेरिकोज वेन सिम्टम्स बट रिकरेंस रेट इज़ रिलेटिवली हाई। याद रखें रिकरेंस रेट हाई होती है इसके साथ। यहाँ भी मैंने वही लिखा है कि स्क्लेरोथेरेपी जो है इट इम्प्रूव्स वेरिकोज वेन सिम्टम्स बट रिकरेंस रेट इज़ हाई। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, ईवला, एंडोवेनस लेज़र एब्लेशन। ठीक है ना, हम इसमें क्या करते हैं, इंसर्शन ऑफ अ लेज़र फाइबर इनटू द लुमेन ऑफ द इनकम्पिटेंट ट्रंकल वेन। ठीक है ना, लेज़र फाइबर लेते हैं हम, इसको इंसर्ट करते हैं इनकम्पिटेंट वेन में। ठीक है ना, फिर क्या करते हैं, हम थर्मली एब्लेट कर देते हैं वेन को। सही है ना, ठीक है ना। ये जो प्रोसीजर है लेज़र फाइबर डालने का और ये जो थर्मल एब्लेशन का, ये हम करते हैं टूमिसेंट एनेस्थीसिया जो है, टूमिसेंट एनेस्थीसिया दे के करते हैं। ये टूमिसेंट एनेस्थीसिया इज़ फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया, टेक्निक ऑफ एनेस्थीसिया दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कॉस्मेटिक या फिर डर्मा के वार्ड में। ठीक है, इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम सबक्यूटेनियसली क्या इन्फिल्ट्रेट करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्यूमिसेंट फ्लूइड, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्यूमिसेंट फ्लूइड कंटेनिंग। इस फ्लूइड में क्या होता है, अब इस ट्यूमिसेंट फ्लूइड में क्या होता है, इस फ्लूइड में लिडोकेन होती है, ठीक है, सलाइन होता है इसमें, और एपिनेफ्रीन होती है। ठीक है ना। अच्छा, लिडोकेन 0.05% और 0.1% लिडोकेन होता है, नॉर्मल सलाइन तो आपको पता है, एपिनेफ्रीन फिर 1:1 के मतलब 1000 और 1000। ठीक है, 1:1 के यहाँ पे एपिनेफ्रीन होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखो होता क्या है, इट प्रोड्यूसेस एन एनेस्थेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, और इसके बाद स्वेलिंग। अच्छा, ये स्वेलिंग चाहिए ना हमें, इसलिए प्रोसीजर में हमें ये स्वेलिंग चाहिए होती है। ठीक है ना, स्वेलिंग ऑफ द टारगेट एरिया, और फिर क्या, फर्मनेस। ठीक है ना, फर्मनेस भी मिलती है ऑफ द टारगेट एरिया की। ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्या कहते हैं, फैंसी टाइप प्रोसीजर है। ठीक है, सबक्यूटेनियस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ टूमिसेंट फ्लूइड। ठीक है, और ये फ्लूइड में क्या क्या होता है, लिडोकेन होती है 0.05 या 0.1%, 1:1 के एपिनेफ्रीन होती है। ठीक है, इसी तरह सलाइन होता है। ये क्या क्या करता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है, स्वेलिंग ऑफ द टारगेट टिश्यू कराता है, और फर्मनेस ऑफ द टारगेट टिश्यू कराता है, जो कि हमें चाहिए होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, ठीक है ना। अब ये तो था एनेस्थीसिया इसका। देखो अब टेक्निक क्या है इसमें, वेन लेते हैं, वेन को क्या करते हैं, हम कैनुलेट करते हैं, वेन को कैनुलेट करते हैं, और कैनुला के थ्रू हम क्या करते हैं, फिर वायर डालते हैं। कैसे, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में। कहाँ वायर डालते हैं, सुपरफिशियल वेन्स में हम वायर डालते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, जब एक बार वायर डालते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में, तो क्या होता है, ठीक है, अब वायर के ऊपर हम कैथेटर डालते हैं। ठीक है ना, वायर के ऊपर फिर हम पहले हमने क्या किया, हमने वायर इंट्रोड्यूस कराई, फिर वायर के ऊपर कैथेटर डाली। ठीक है ना, अब हम पोजीशन कहाँ करते हैं, विद इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द साइट ऑफ जंक्शनल इनकम्पिटेंस, विद इन 1 सेंटीमीटर ऑफ साइट ऑफ जंक्शनल इनकम्पिटेंस हम इसको पोजीशन करते हैं। अब क्या करते हैं, पोजीशन करने के बाद लेज़र फाइबर इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द कैथेटर। अब कैथेटर में हम लेज़र फाइबर इंट्रोड्यूस कराते हैं और लेज़र एनर्जी छोड़ते हैं। जब लेज़र एनर्जी छोड़ते हैं तो फिर ये वेन को एब्लेट करता है। ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखें, जो एंडोवेनस लेज़र एब्लेशन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जंक्शनल और ट्रंकल इनकम्पिटेंस के लिए है। ठीक है, एवला जो है जंक्शनल और ट्रंकल इनकम्पिटेंस के लिए है। तो एसोसिएटेड जो वेरिकोज वेन्स होती हैं ना, उनको हम फिर किसके साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, देन एक बार अगर एवला आप करें ना,
करने के बाद जो एसोसिएटेड वेरिकोज वेन्स होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, सिक्लोथेरेपी या फिर फ्लेबेक्टमी हम करते हैं। ठीक है, एवला करने के बाद ऐसे जो वेरिकोज वेन्स हैं उनको हम सिक्लोथेरेपी और फ्लेबेक्टमी, एवला को हम फिर जंक्शनल इनकम्पिटेंस और ट्रंकल इनकम्पिटेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, बुक पे भी आप खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। फिर हमारे पास RFA, तीसरी टेक्निक RFA। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं असल में ये देखें यहाँ पे हम एंडोवेस्कुलर थेरेपी, एंडोवेनस थेरेपी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड सिक्लोथेरेपी पढ़ी, लेज़र पढ़ी। अब हम RFA इस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इज सिमिलर टू एवला एंडोवेनस लेज़र एब्लेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बायपोलर कैथेटर यूज़ करते हैं, बायपोलर कैथेटर यूज़ करते हैं। एंड जो थर्मल एनर्जी से बायपोलर कैथेटर, देखो इसमें टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है, इसमें जनरेट करता है ये ऑलमोस्ट 85 से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जनरेट करता है। डिग्री सेंटीग्रेड है ये, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है ना। तो इसमें इतना टेम्परेचर बनता है और फिर इसमें थर्मल एनर्जी से हम क्या करते हैं, एब्लेट करते हैं किसको, वेन को। बस इसमें थर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं, बस इस तरह आपने याद करना है। ठीक है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन में। ठीक है ना, यानी कि एक बायपोलर कैथेटर हम यूज़ करते हैं जो कि जनरेट करता है थर्मल एनर्जी, और ये थर्मल एनर्जी से हम वेन को एब्लेट करते हैं। ठीक है ना, बस इतना सा ही है। उसके बाद है हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन। हमारे पास हमने पहले भी देखा है, हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट ऑप्शंस ऑफ वेरिकोज वेन्स कौन कौन से हैं। एसिम्प्टोमेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ रीएश्योरेंस, उसके बाद कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। ठीक है, जनरल GCS जिसको हमने बोला था, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। इसके बाद EVT में डिफरेंट ऑप्शंस हमने देखे। अब सर्जरी में ये ऑप्शन है हमारे पास, सेफनोफीमोरल जंक्शन लाइगेशन स्ट्रिपिंग जो कि हम करते हैं, परफोरेटर लाइगेशन है और फ्लेबेक्टमी है। ठीक है ना।